कालीपुर, इस नाम से ही अनुभवी यात्रियों की भी रूह कांप जाती थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां जाने का साहस बहुत कम लोग कर पाते थे। यह एक ऐसा गांव था जो एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ था, एक ऐसा सन्नाटा जो चीख रहा था। यहां की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सीधे हड्डियों में उतर जाती थी। प्राचीन पेड़ गांव के चारों ओर लिपटे हुए थे, उनकी शाखाएं कंकाल जैसी उंगलियों की तरह फैली हुई थीं। ये पेड़ जैसे किसी पुराने रहस्य को छुपा रहे थे जो कभी उजागर नहीं हुआ। इस गांव के किनारे पर एक उजाड़ पहाड़ी के ऊपर एक हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह का निवास स्थान हुआ करती थी। इसका भव्य अग्रभाग अब ढह रहा था, जो लताओं और वर्षों की उपेक्षा से घिरा हुआ था। हवेली की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी। स्थानीय लोगों ने इसकी खिड़कियों से निकलने वाली अजीब रोशनी के बारे में फुसफुसाते हुए कहा, रात में छेदने वाली खून जमा देने वाली चीखों के बारे में। यह रोशनी और चीखें जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा थीं। हवेली सिर्फ एक आवाज नहीं थी, यह भय का एक स्मारक था। यह एक ऐसा स्थान था जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वाले दूर ही रहे, उनका डर एक ठोस चीज थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक भयानक विरासत की तरह चली आ रही थी। यह डर उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। यह राजा विक्रम सिंह की विरासत थी, एक कहानी जिसे धीमे स्वर में फुसफुसाया गया था। शक्ति, क्रूरता और एक प्राचीन अभिशाप की एक सतर्क कहानी। यह कहानी आज भी गांव वालों के दिलों में बसी हुई थी, जैसे कोई पुराना जख्म जो कभी नहीं भरता। राजा विक्रम सिंह, उन्होंने कहा, अद्वितीय क्रूरता का शासक था। वह अपने समय का सबसे निर्दयी राजा था, जिसकी क्रूरता की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थीं। उनका शासन काल दुख और निराशा के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री थी। गांव के लोग हमेशा भय और असुरक्षा में जीते थे। उनके चेहरे पर हमेशा चिंता की लकीरें होती थीं। उसने लोहे की मुट्ठी से शासन किया, उसका दिल ठंडा था, उसकी निगाह उतनी ही तेज और क्षमाशील थी जितनी बाज की। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी और उसकी कठोरता ने सभी को भयभीत कर दिया था। गांव वाले उसके शक्ति के खेल में केवल प्यादे थे। उनका जीवन खर्च करने योग्य था। दया की उनकी दलीलें बहरे कानों पर पड़ रही थीं। वे अपने जीवन के लिए भीख मांगते थे, लेकिन राजा के दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। विक्रम सिंह अमरता की कामना करते थे। वह चाहता था कि उसका नाम और उसकी शक्ति हमेशा के लिए जीवित रहे, और इसके लिए वह हो गया था। श्राप ने उसे राक्षसी रात के प्राणी में बदल दिया था। दशकों सदियों में बदल गए। पिशाच राजा की कथा कालीपुर की मिट्टी में समा गई। फिर आया आरव, चहल पहल वाले शहर का एक युवा पत्रकार। उसका संदेह उसकी ढाल और उसकी कलम उसकी तलवार। उसने कहानियों का उपहास किया, उन्हें केवल लोक कथाओं के रूप में खारिज कर दिया। आरव ने सच्चाई को उजागर करने,
कल्पना से तथ्य को अलग करने पर अपना करियर बनाया था। अज्ञात के आकर्षण से आकर्षित होकर आरव एक अमावस्या की रात कालीपुर पहुंचा। गांव बिल्कुल वैसा ही था जैसा कहानियों में वर्णित है, भयानक रूप से शांत, लगभग भयावहता की भावना में डूबा हुआ। ग्रामीणों ने उनके चेहरे डर से सने हुए उसे जाने की चेतावनी दी। बेफिक्र आरव ने उनकी चेतावनियों को खारिज कर दिया। किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। जाले वाले कोने को पकड़ लिया। भाग 6। राक्षस के साथ आमना सामना। आकृति मुड़ी, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं। आरव से मिली। वह एक आदमी था, या कम से कम वह कभी आदमी था। उसका चेहरा हालांकि समय और पीड़ा की रेखाओं के साथ उकेरा गया था, फिर भी राजा विक्रम सिंह के चित्रों से एक अद्भुत समानता थी। आरव हालांकि पीछे हट गया, जल्दी से अपना संयोजन वापस पा लिया। उसने अपना कैमरा उठाया, जिसे वह एक विस्तृत धोखा मानता था, उसे पकड़ने के लिए तैयार था। लेकिन जैसे ही उसने लेंस के माध्यम से देखा, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। व्यूफाइंडर में आकृति का प्रतिबिंब चांदनी में खड़े व्यक्ति का नहीं था। यह रात का प्राणी था। उसके नुकीले नुकीले थे। उसकी आंखें एक अपवित्र रोशनी से चमक रही थीं। भाग 7। पिशाच की दलील। पिशाच। एक बार राजा विक्रम सिंह ने अहंकार और उसकी कीमत की अपनी कहानी सुनाई। वह एक शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया। उसने अपनी प्यास के बारे में बात की, एक ऐसी प्यास जो वह कभी नहीं चाहता था, लेकिन सहने के लिए अभिशप्त था। यह प्यास केवल खून से बुझ सकती थी, और यह उसे हर पल सताती थी। उनकी आवाज, हालांकि खतरे के एक अंतर्धारा के साथ, गहरे दुख का एक नोट था। यह दुख उसकी आत्मा की गहराई से आया था, जो अब एक राक्षस के रूप में जीने के लिए मजबूर था। सदियों से पिशाच ने स्वीकार किया, मैं मांस और हड्डी की इस जेल में फंस गया हूं। पृथ्वी पर चलने के लिए निंदा की गई है, हमेशा के लिए लालसा है जो मैं वास्तव में कभी नहीं कर सकता। वह अकेला था, और उसकी आत्मा में एक गहरा खालीपन था। मैं एक राक्षस हूं, यह सच है, लेकिन राक्षस भी पछतावे का दंश महसूस कर सकते हैं। उसने अपने किए गए पापों के लिए गहरा पछतावा महसूस किया, और यह पछतावा उसे हर दिन सताता था। आरव ने सुना, उसका शुरुआती डर दया की भावना को रास्ता दे रहा था। वह समझने लगा कि पिशाच भी कभी इंसान था, और उसकी पीड़ा असली थी। उसने पिशाच की आंखों में एक राक्षस की प्यास नहीं, बल्कि अपनी ही मानवता से हमेशा के लिए अलग हो चुके प्राणी का गहरा, दर्दनाक अकेलापन देखा। यह अकेलापन उसकी आत्मा को खा रहा था, और आरव इसे महसूस कर सकता था। उन्होंने महसूस किया कि अभिशाप ने न केवल विक्रम सिंह को बदल दिया था, बल्कि उन्हें कैद भी कर लिया था। यह कैद उनकी आत्मा के लिए एक अंतहीन यातना थी, और आरव ने इस सच्चाई को गहराई से समझा। भाग 8। आरव की क्षमा। आरव के भीतर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी, दया और समझ का मिश्रण। उन्होंने महसूस किया कि पिशाच अपने राक्षसी रूप के बावजूद स्वाभाविक रूप से दुष्ट नहीं था। वह अपने अतीत से फंसा हुआ प्राणी था, हमेशा के लिए अपने कार्यों की कीमत चुका रहा था। उस क्षण में आरव ने कुछ अप्रत्याशित करने का फैसला किया। मैं आपको माफ करता हूं, आरव फुसफुसाया। उसकी आवाज खामोश पुस्तकालय में गूंज रही थी। पिशाच ने ऊपर देखा, उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। ऊर्जा से हवा में दरार आ गई, कमरे में छाया कम होने लगी। भाग 9। शांति। लेकिन किस कीमत पर? श्राप टूट गया था। हवेली अब जेल नहीं रही, उखड़ने लगी। छत से धूल गिरने लगी, क्योंकि वर्षों के क्षय ने अपना असर दिखाया। आरव ने देखा कि पिशाच
अब अपनी पीड़ा से मुक्त हो गया है, उसकी ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के भाव थे। धन्यवाद, पूर्व राजा फुसफुसाया, उसकी आवाज अब अपने पूर्व खतरे से रहित है। और इसके साथ ही वह गायब हो गया, आरव को ढहती हवेली में अकेला छोड़कर। आरव गांव लौट आया। उसका कैमरा ऐसी छवियों से भरा हुआ था जो विश्वास की नींव को चुनौती देगी। वह जानता था कि उसकी कहानी पर कोई विश्वास नहीं करेगा। इसे पागल आदमी की बकवास के रूप में खारिज कर दिया जाएगा। जैसे ही आरव ने कालीपुर छोड़ा, वह मदद नहीं कर सका, लेकिन क्षमा की वास्तविक कीमत के बारे में सोचता रहा।